हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि फ्रेंड, आज हम बीए प्रोग्राम का पॉलिटिकल साइंस थर्ड ईयर नई उभरती हुई शक्ति के रूप में चीन पर टिप्पणी लिखिए। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, चाहे वो डीयू ले लो, चाहे वो सोल ले लो, चाहे वो इग्नू ले लो। वीडियो का जो पार्ट होगा हमारा वो है 13, यानी 13 पार्ट है हमारा। तो 13वां पार्ट हम आज जा रहे हैं कंप्लीट करने, और बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि चीन का कहीं ना कहीं वो तो देखने को मिल रहा है। अमेरिका के बाद अगर देखा जाए तो चीन का प्रभुत्व तो धीरे धीरे अस्तित्व में आ रहा है। तो नई उभरती हुई शक्ति के रूप में चीन पर टिप्पणी लिखिए। यार मित्रों, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो चाइना है वो कहीं ना कहीं लंबे समय तक साम्राज्यवाद से वो पीड़ित रहा था, और लंबी गुलामी के बाद सन 1949 में चीन स्वतंत्र देश बना, और 1949 में चीन में साम्यवादी सरकार बनी। इस सरकार ने सोवियत संघ की ही तरह राजनीति और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया। इस व्यवस्था में उन सभी बातों को लागू किया जाता है जो सोवियत संघ में थी। राजनीतिक क्षेत्र में एक दल सीमित अधिकार और स्वतंत्रताओं को अपनाया, तथा आर्थिक क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया गया। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है फ्रेंड, जो चाइना है वो कहीं ना कहीं एक दल की नीति को अपनाता है। वो भी कौन सी नीति थी उसके पास? साम्यवाद की नीति थी। लेकिन 1970 के बाद चीन में आर्थिक सुधार प्रारंभ हुआ, जिससे कि चीन का तेजी से विकास हुआ, और समकालीन युग में चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था और सैनिक शक्ति बन गया। तो कहीं ना कहीं इसने पहले साम्यवाद को अपनाया, उसके बाद 1970 में इसने क्या किया कि पूंजीवाद की तरफ ये बढ़ना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया। कहीं ना कहीं चीन का तेजी से विकास भी हुआ। चीन में आर्थिक सुधार, यानी 1970 के दशक में चीन में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ, जिससे चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था शक्ति बन गया। गोल्डमैन सेट ने अर्थशास्त्रियों के अनुसार चीन 2030 तक अमेरिका की अर्थव्यवस्था से ये आगे निकल जाएगा। इस प्रकार भविष्य में चीन की एक महत्व में वृद्धि होने में संभावना हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर जो चीन है बड़ी तेजी से अर्थव्यवस्था में उबार लेकर आ रहा है, और कहीं ना कहीं अमेरिका से ये कहीं ना एक दिन ये आगे निकल जाएगा, क्योंकि चाइना खुले द्वार की नीति पॉलिसी को अपना बैठा है। 1978 में चीन ने खुले द्वार की नीति को अपनाया और वैश्वीकरण को अपनाया है, जिसके अनुसार चीन में विदेश निवेश की स्वतंत्रता दी गई है। इस नीति से चीन का आर्थिक विकास बड़ी तेजी से हुआ है, क्योंकि चीन में सस्ती मजदूरी और बड़े बाजार के कारण बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश हुआ है। तो प्यारे मित्रों, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि देखो 1978 में चीन ने खुले द्वार की नीति को अपना लिया था, और वैश्वीकरण को भी इसने अपनाया, इसलिए ये अमेरिका से भी आगे निकल सकता है। जिससे एक और बेरोजगारी गरीबी में भी क्या आई है? कमी आई है, और दूसरी ओर तकनीकी विकास और उत्पादन में वृद्धि हुई है, जिससे कीमतों में भी क्या है? कमी आई है। वर्तमान में चीन की उत्पादन क्षमता अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। अगर देखा जाए तो अमेरिका के बाद किसकी है उत्पादन क्षमता? चाइना की है। और चीन में बनी वस्तुओं की जो कीमत होती है सबसे कम होती है। और बाद में चाइना ने क्या किया था? अपने कृषि का निजीकरण कर दिया था। 1982 में कृषि से सरकारी नियंत्रण समाप्त कर दिया, और कृषि का इसने निजीकरण कर दिया, जिससे कृषि उत्पादन में और ज्यादा वृद्धि हुई, और खाद्यान्न वस्तुओं की कीमतों में कमी आ गई थी। अब हम बात करते हैं कि चाइना के बारे में। चाइना ने सेज की स्थापना क्यों की थी? सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना चीन में विदेश निवेश को आकर्षित करने के लिए 1988 में सेज बनाया गया था। इनके माध्यम से चीन में विदेशी
चीन में विदेशी निवेशकों को बेहतर आधारभूत सेवाएं प्रदान की, जिससे विदेशी निवेश को और ज्यादा बढ़ावा मिला। चीन का महत्व अमेरिका से मित्रता। चीन परंपरागत रूप से सोवियत संघ के साम्यवादी गुट से सम्मिलित था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि तनाव को कम करने के बाद गुप्त रूप से चाइना ने अमेरिका से दोस्ती कर ली और 1972 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति निक्सन ने चीन की यात्रा की और इससे चीन का राजनीतिक एकांतवास जो था वो भी समाप्त हो गया। चीन बड़ी चालाकी से सोवियत संघ को धोखा दिया और मित्रता किससे कर ली? अमेरिका से कर ली, और इसने पूंजीवाद को अपना लिया। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता। चीन को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त हुई है। अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे क्या करना है, टीम की जगह चीन कर लेना है और आगे हम पढ़ते हैं। और सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए 24 रत्न का भी समर्थन प्राप्त था। किसको? चाइना को। और लंबे समय तक चाइना ने क्या करा कि स्थायी सदस्यता प्राप्त कर ली, लेकिन अमेरिका से मित्रता के बाद पश्चिम देशों को समर्थन प्राप्त हो गया। यानी अमेरिका से जब इसका समर्थन मिला तो पश्चिम देशों के साथ अमेरिका से मित्रता करने के बाद कहीं ना कहीं चाइना को पश्चिम के देशों के साथ समर्थन प्राप्त हुआ। यानी पश्चिम के देशों के भी साथ ये क्या कर सकता है? व्यापार कर सकता है, जिससे 1972 में चीन सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाया। और कृषि उद्योग सेना का आधुनिकीकरण। 1973 में चीन ने कृषि उद्योग और सेना का आधुनिकीकरण किया। इसका उद्देश्य क्या था? चीन के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार में वृद्धि करना और सुरक्षा को मजबूत करना। लेकिन धन के अभाव के कारण इस नीति को अधिक सफलता नहीं मिल पाई थी। चीन का महत्व। आर्थिक महत्व। चीन वर्तमान में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन की विकास दर 10% से अधिक है, जो कि सभी विकासशील देशों में सबसे अधिक है। चीन 2030 तक अमेरिका से बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। चीन एक बड़ी आर्थिक शक्ति भी बन सकता है। सैनिक महत्व। चीन का वार्षिक रक्षा बजट तो अरब डॉलर है, जो अमेरिका के बाद विश्व के बाद आता है। पहले अमेरिका का आता है रक्षा बजट, उसके बाद किसका आता है? चाइना का आता है। ये सबसे अधिक है और चीन की सैनिक शक्ति के कारण अमेरिका के लिए चुनौती बनी हुई है। चीन के पास 8000 किलोमीटर की दूरी तक मारने वाला क्या है? उसके पास मिसाइल है, यानी परमाणु हथियार है, जिसके माध्यम से चीन किसी भी महाद्वीप पर हमला कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में महत्व। चीन को युवाओं की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त है, अतः चीन के पास भी है, जब तो हो सकती है। 2001 में चीन WTO का सदस्य भी बना, तो जिसे क्या चीन एक और सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर गया। और विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी चीन का प्रभाव देखने को मिलता है। क्षेत्रीय संगठन और पड़ोसी देशों में भी चीन की बढ़ती शक्ति और भारत जैसे देशों के लिए क्या है? खतरा है। प्यारे फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपने चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा और इसे समझा।